Assalamu alaikum. As we have started the unit number 3, assessment of the cardiovascular system, जिसमें हमने प्रीवियसली डेटा कलेक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल से देखा, पेशेंट से हिस्ट्री कैसे लेनी है, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उसकी करंट सिचुएशन, साइन सिम्टम्स, वो सारा कुछ डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स जनरल एग्जामिनेशन गाइडलाइंस, जिसमें ये देखेंगे जो 4 टेक्निक्स है एग्जामिनेशन की: इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, वो अप्लाई करनी है पेशेंट पर. और उसके लिए गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, मींस पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपका इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए. सो अब ये सारा सेटअप हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले पेशेंट के लिए क्या गाइडलाइंस है कि शुड रिमूव देयर शर्ट्स, या फिर पेशेंट की प्राइवेसी के लिए उनके कपड़े हटाकर उनको एग्जामिनेशन गाउन पहना दें. और स्पेसिफिकली जो फीमेल्स होती हैं अबाउट 9 years ओल्ड या फिर इससे ज़्यादा ओल्डर, उनको मस्ट गाउन पहनाया जाता है. लेकिन जो फ्रंट और चेस्ट एरिया है वो ओपन होगा, मींस वो एक्सपोज होगा, इसलिए कि जो प्रिकॉर्डियम है वो फुल एक्सपोज्ड हो. और कोई भी पल्सेशन, स्कार्स या फिर चेस्ट की कोई डिफॉर्मिटी हो, या अगर तो पेशेंट की कोई पास्ट सर्जरी हुई हो, ये सारी चीज़ें इजीली विजिबल हो सके. सो फॉर दैट पर्पस उसके जो चेस्ट एरिया है उसको एक्सपोज किया जाता है. बाकी पेशेंट की प्राइवेसी और पेशेंट की कल्चरली बिलीव्स एंड वैल्यूज़ को आपने मस्ट कंसिडर करना होता है, उसका ख्याल रखना होता है. अगर तो फीमेल पेशेंट हो तो उनके लिए मस्ट एक फीमेल नर्स अकोमोडेट करनी होती है कि उसको सपोर्ट करे, उसको गाइड करें, जिस एरिया की एग्जामिनेशन करनी होती है उस एरिया को एक्सपोज करे. एंड इसके अलावा पेशेंट शुड बी काम एंड क्वाइट. पेशेंट से परमिशन लेनी है, उसको सारा प्रोसीजर समझाना है कि उसको कोई एंजाइटी नहीं हो, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट से प्रिवेंट करना है, रिलैक्स कराने पेशेंट को कि कोई भी एक्स्ट्रा साउंड ऑस्कल्टेशन में आपको फील ना हो. अब पेशेंट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, उसको सुपाइन मीन्स बिल्कुल सीधा लिटा दें, और बेड का जो हेड है उसको 30 डिग्री एलिवेट कर दें. और ये पोजीशन पेरिकार्डियम के लिए, उसकी असेसमेंट के लिए एक ऑप्टिमल व्यू है. इसके अलावा जीवीपी के लिए भी इस पोजीशन की रिक्वायर्ड होती है. देन अदर पोजीशन इज द लेफ्ट लैटरल डिक्यूबाइटिस, मींस पेशेंट का लेफ्ट साइड पर लेटना. और ये पोजीशन जो है, जो लो पिच साउंड्स होती है लाइक S3 एंड S4, उसकी डिटेक्शन के लिए ज़रूरी है. देन है सिटिंग पोजीशन या फिर लीनिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ बैठना आफ्टर फुल एक्सलेशन. इस पोजीशन में क्या होता है, जब आप बैठते हैं या फिर इसके अलावा जो नीचे करके बैठते हैं, ये जो हार्ट है ये एंटीरियर चेस्ट वॉल के करीब आ जाता है. देन पेशेंट से हम कहते हैं कि आप एक्सहेल करें. सो इसमें क्या होता है कि जो लंग की इंटरफेरेंस होती है वो कम हो जाती है, एंड आप इजीली जो हार्ट साउंड है उसको ऑस्कल्टेट कर सकते हैं. एंड दिस पोजीशन इज बेस्ट फॉर द हियरिंग द aortic murmurs. सो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी के लिए पेशेंट को डिफरेंट पोजीशन दिया जाता है कि उसमें हार्ट के डिफरेंट साउंड्स को या फिर मर्मर्स को इजीली सुना जा सके. अब स्टेथोस्कोप के यूज़ के लिए क्या गाइडलाइंस है हमारे पास. तो फर्स्ट इज़ कि स्टेथोस्कोप में जाहिर सी बात है इसका अलग से डायफ्राम और बेल होनी चाहिए. देन बेल अलोज इन ऑल द साउंड्स. बेल में यूजुअली जो हर एक साउंड्स होती है, मीन्स लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स जो भी होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है, बट स्पेशली जो बेल को डिज़ाइन किया गया है टू ट्रांसमिट द लो पिच साउंड्स, मीन्स जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती है कि उसको डिटेक्ट किया जाए, लाइक S3 एंड S4, या इसके अलावा डायस्टोलिक मर्मर्स, मिट्रल स्टेनोसिस मर्मर, जितनी भी लो पिच साउंड्स है बेल के थ्रू हार्ट किया जाता है, ठीक है. देन है डायफ्राम, जिसको मिडल में रखते हैं, और इसके थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स, और वी कैन से दैट द हाई पिच साउंड्स इसके थ्रू हार्ट होती है, लाइक S1 एंड S2, या फिर जो सिस्टोलिक मर्मर्स है, या फिर पेरिकार्डियल जो फ्रिक्शन रब है, मीन्स जितनी भी हाई पिच साउंड्स होती है. सो बेस्ट फॉर हियरिंग इन दैम इज डायफ्राम. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बेल शुड बी यूज्ड रिलेटिवली लाइटली,
बेल को लाइटली यूज़ करना होता है, लाइट सा प्रेशर उस पर अप्लाई करना होता है कि जितनी भी सॉफ्ट और लो पिच साउंड्स होती है वो डिटेक्ट कर सके। अगर तो उसे टू हार्ड या पर उस पर टू प्रेशर अप्लाई किया जाए या टू फर्मली रखा जाए तो फिर वो डायफ्राम सा इफेक्ट देगा। मीन्स जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी या हाई पिच साउंड्स होती है वो उसको भी डिटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है। सो इस वजह से आपने बेल को लाइटली यूज़ करना होता है, लाइट सा प्रेशर उस पर अप्लाई करना है। अब आते हैं इन्वायरमेंट पर कि शुड बी क्वाइट। खामोशी होगी तो तभी तो कंसंट्रेशन होगी एंड एक्यूरेसी होगी, क्योंकि जो हार्ड साउंड्स होती है या फिर जो मर्मर्स है वो ओपनली सॉफ्ट एंड लो पिच्ड होती है। सो उसके लिए चाहिए कॉन्सेंट्रेशंस एंड क्वाइट इन्वायरमेंट। अगर तो डिस्ट्रैक्शन होगी, आसपास पेशेंट भी शोर कर रहे हो, फैमिली भी प्रेजेंट हो, क्लिनिकल अटेंडेंट्स भी हो, कोई आ रहा है कोई जा रहा है एग्जामिनेशन रूम में जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कंसंट्रेशन आप प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हो, सराउंडिंग एरिया में शोर हो जिसकी वजह से आपको साउंड्स हर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेसिफिकली जो सॉफ्ट एंड लो पिच साउंड्स होती है, आप शोर शराबे में आप इजीली उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो मिस इंटरप्रिटेशन के लिए क्वाइट इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है एंड शुड बी वेल लाइटेड, जो कि इंस्पेक्शन के लिए ज़रूरी है। आप पेरिकॉर्डियम की विजुअल परसेशन को ऑब्जर्व करते हो, कहीं कोई स्कार्स या फिर चेस्ट डिफॉर्मिटी तो नहीं प्रेजेंट, या इसके अलावा कोई प्रीवियस सर्जरी या ट्रामा तो नहीं हुआ पेशेंट को चेस्ट एरिया पर। सो फॉर दैट पर्पस वेल लाइटेड इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन। अब स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन, जिसमें फर्स्ट टेक्निक है ऑब्वियसली इंस्पेक्शन, जिसमें पेशेंट की प्रीकॉर्डियम को ऑब्जर्व किया जाता है, कहीं विजुअल पल्सेशन, स्कार्स, डिफॉर्मिटी, पास्ट कोई सर्जरी या ट्रामा उसको नोट करते हैं। देन पल्पेशन, इसके थ्रू एपिक्स बीट की लोकेशन को चेक करते हैं, या फिर चेस्ट वॉल में कोई टेंडरनेस तो नहीं प्रेजेंट, या फिर कार्डियक एनलार्जमेंट तो नहीं हुई उसको डिटेक्ट किया जाता है, या फिर कोई थ्रिल्स तो नहीं प्रेजेंट, मींस कोई लाउड मर्मर्स, इसके इंडिकेशन के लिए भी पल्पेशन किया जाता है। देन अगर बात करें परकशन की, जो कि लिमिटेड वन है, बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है नाउ इन मॉडर्न प्रैक्टिस, और इसका रीज़न क्या है आगे डिटेल से देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं ऑस्कल्टेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, और ये क्यों करते हैं, हार्ट साउंड्स, हार्ट के रिदम्स, मर्मर्स को असेस करने के लिए। अब ऑस्कल्टेशन की साइट्स कौन कौन सी है। जो फर्स्ट साइट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स या फिर एपेक्स बीट भी कहते हैं, जहाँ से एपिकल पल्स भी लेते हैं, और इसकी लोकेशन जो है मिड क्लेविकुलर लाइन से बिल्कुल नीचे आना है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर। देन वहाँ पे S1 एंड S2 साउंड जो है वो हर्ड होती है, एंड दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर द मिट्रल वाल्व साउंड्स। देन आयोटिक एरिया, और इसकी लोकेशन जो है वो स्टर्नल बॉर्डर पर है, एट द सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पर, नॉट लेफ्ट सॉरी, लेफ्ट पर पल्मोनिक एरिया है, बल्कि स्टर्नल बॉर्डर सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस पर aortic एरिया है, and this location is the best for the aortic valve murmurs, उस साउंड को हर्ट करने के लिए। देन है पल्मोनिक एरिया, ये भी स्टर्नल बॉर्डर पर प्रेजेंट है, एट द सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। aortic राइट पर है तो पल्मोनिक जो है वो सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पर प्रेजेंट है, और यहाँ पल्मोनरी वाल्व जो साउंड्स होती है उसको हर्ट किया जाता है। देन ट्राइकस्पिड, और इसकी लोकेशन जो है वो फोर्थ टू फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस है। अच्छा, इन सारी जो लोकेशन है जो यहाँ गिवन है वो इन अपकमिंग स्लाइड्स हम डायग्राम के थ्रू और भी अच्छे से समझेंगे। एंड लास्ट इज द मेट्रल एरिया एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मीन्स एपिक्स पर इसकी साउंड हर्ट किया जाता है मिट्रल मर्मर्स की कंफर्मेशन के लिए। अब इन एग्जामिनेशन टेक्निक्स को हम इंडिविजुअली देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है इंस्पेक्शन, एंड इट कैन बी इंसेंसिटिव, मींस कि ओनली इंस्पेक्शन टेक्निक का यूज़ करके आपने कोई कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट नहीं करनी।
और ऑफनली हार्ट की बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है कि वो जस्ट ओनली विजिबल साइंस आपको प्रोड्यूस नहीं करती। सो ऐसा नहीं करना कि ओनली इंस्पेक्शन के बेस पर आप जो है वो डायग्नोस बना ले। सो इंस्पेक्शन इज़ बेसिकली अ स्क्रीनिंग स्टेप, और आपने इसको कंबाइन करना होता है पल्पेशन के साथ और ऑस्कल्टेशन के साथ। देन उसके बाद आपने डायग्नोस बनानी होती है। इंस्पेक्शन के स्टेप में हम मेनली क्या चेक करते हैं? एपिकल इम्पल्स एंड कैरोटिड पल्स। एपिकल इम्पल्स कौन सी? जो हमने प्रीवियसली बताया, पीएमआई का मींस पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स या फिर एपिक्स बीट, उसको चेक करते हैं। इसकी लोकेशन, इसकी विजिबिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं। और कैरोटिड पल्स जो कि नेक में प्रेजेंट होती है, उसकी पल्सेशन को ऑब्जर्व करते हैं, विजुअली एसेस करते हैं उसको कि कहीं एबनॉर्मल तो नहीं है, फास्ट या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। उसकी रिदम और स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। एसेस कैरोटिड आर्टरीज, वही बात, कैरोटिड आर्टरी की विजिबल पल्सेशन को असेस करते हैं। देन इंस्पेक्ट जस्ट बिलो मीडियल टू द एंगल ऑफ द जा, और ये कैरोटिड आर्टरी की लोकेशन बताई हुई यहाँ पे कि जा एंगल के बिल्कुल नीचे उस एरिया को आपने असेस करना है, उसकी विजिबल पल्सेशन आपको नोट करनी है। अगर तो वो फास्ट या फिर स्ट्रॉन्ग हो, सो दिस में सजेस्ट द इंक्रीज्ड स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर हाइपरटेंशन हो सकता है, या फिर वॉल्वुलर डिजीज भी हो सकती है, जिसकी आपने फर्दर इवेल्युएशन करनी होती है। देन है एसिमेट्री कैन इंडिकेट द राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट। मीन्स अगर चेस्ट की मूवमेंट वो एसिमेट्रिकल हो, अनइक्वल हो, या फिर एक साइड पर बल्जिंग ज़्यादा हो रही हो, लाइक पेशेंट इनहेल कर रहा है और राइट साइड ऑफ द चेस्ट पर ज़्यादा बल्जिंग हो रही है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड, सो दिस में इंडिकेट द राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट। और ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर क्रोनिक लंग डिजीज की वजह से भी हो सकता है। देन है चेस्ट के डायमीटर का इंक्रीज हो जाना। एंटीरियर पोस्टीरियर मीन्स फ्रंट से भी और बैक से भी। अगर तो चेस्ट का डायमीटर इंक्रीज हुआ है, सो दिस में सजेस्ट द क्रोनिक एयर ट्रैपिंग, या फिर इसको हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन सीओपीडी पेशेंट, इन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में कॉमनली पेशेंट की चेस्ट की जो शेप होती है वो बैरल शेप होती है ड्यू टू क्रोनिक एयर ट्रैपिंग। सो उसकी वजह से भी जो कार्डिक वर्कलोड है वो भी ज़्यादा हो जाता है, या इसके साथ साथ जो हार्ट की पोजीशन है वो भी इफेक्ट हो सकती है। देन काइफोस्कोलियोसिस कैन हैव अ कार्डियोपल्मोनरी इफेक्ट। मीन्स स्पाइन की कोई भी एबनॉर्मेलिटी लाइक काइफोसिस स्कोलियोसिस अगर तो प्रेजेंट हो पेशेंट में, सो उससे क्या होगा, जो लंग है वो प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, जो लंग्स है वो एफिशिएंटली इन्फ्लेम्ड नहीं हो पाएंगे। तो उन पेशेंट में जो रिस्पायरेटरी का जो फंक्शन है वो भी इम्पेयर्ड होगा, प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। या इसके अलावा जो हार्ट की पोजीशन होती है वो भी इफेक्टेड हो सकती है, जिसकी वजह से कार्डिक एफिशिएंसी है वो भी इफेक्ट हो जाती है। सो फॉर दैट पर्पस हम इंस्पेक्शन करते हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी भी प्रेजेंट हो चेस्ट एरिया में, जिसकी वजह से उसका फंक्शन इफेक्ट हो रहा है, सो स्क्रीनिंग के लिए हम करते हैं इंस्पेक्शन। अच्छा, वन थिंग मोर इज हियर इज दैट कि ये जो मैंने आपको बताया कि एपिकल इम्पल्स और कैरोटिड पल्स, इम्पल्स और पल्स में डिफरेंस क्या है? पल्सेशन जो आप जानते भी हैं कि जब हार्ट की पंपिंग के साथ ही, मींस जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और जब वो ब्लड को इजेक्ट करता है इनटू द आर्टरीज में, और उसकी वजह से जो रिदमिकली एक्सपेंशन होती है आर्टरीज की, ब्लड फ्लो की वजह से और प्रेशर की वजह से, तो उस वजह से आर्टरीज में होती है पल्सेशन, पल्स, जिसमें कैरोटिड भी है, रेडियल भी है, फेमोरल भी है। सो ये हमें कार्डिक आउटपुट और आर्टीरियल कंडीशन का बताता है, जिसको कहते हैं पल्स। ऑन द अदर साइड देयर इज इम्पल्स विच इज अ लोकलाइज्ड लिफ्टिंग, या फिर कह सकते हैं एक टैपिंग सी मूवमेंट होती है, चेस्ट पे ही फील होती है। और ये किस वजह से होती है? हार्ट की मूवमेंट की वजह से। और ये प्रीकॉर्डियम में फेल्ट होती है, स्पेशली जो एपिकल इम्पल्स है, जो कि वेंट्रिकुलर साइज और उसके फंक्शन का हमें बताती है। और इसको पीएमआई मीन्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स भी कहते हैं। सो यही डिफरेंस है इनमें कि इम्पल्स इज कास्ट बाय द मूवमेंट ऑफ द हार्ट अगेंस्ट द चेस्ट वॉल, जबकि पल्स जो है दिस इज कास्ट बाय द ब्लड इजेक्शन फ्रॉम द हार्ट इनटू द आर्टरीज। अब है पल्पेशन।
which is the second step of the assessment of the cardiovascular system, and sometimes overlooked and not always helpful. एग्जामिनेशन स्टेप में समटाइम्स इसको मिस भी किया जाता है, और वही बात आप पल्पेशन का यूज़ करके किसी एबनॉर्मेलिटी को आप रिवील नहीं कर सकते। सो ये सारे टेक्निक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बट स्टिल पल्पेशन के थ्रू आप इम्पल्सिस को डिटेक्ट कर सकते हैं, थ्रिल्स को, या फिर अगर कोई कार्डियक इनलार्जमेंट हुई है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होता है कि यूज़ द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द हैंड। और हैंड का कौन सा पोर्शन सेंसिटिव है? फिंगर पैड्स और जो पाल्मर सरफेस है उसका यूज़ करना है टू फील द वाइब्रेशन, पल्सेशन एंड इम्पल्सेस। और प्रीकॉर्डियम को आपने किस तरह से असेस करना है, स्पेशली जो एपिकल इम्पल्स है और वेंट्रिकुलर इम्पल्सेस। उसके लिए क्या करना है कि ले द हील ऑफ द राइट हैंड एट लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, कि राइट हैंड के हील को मींस बेस को आपने लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे रखना है, इस तरह से कि जो फिंगर टिप्स है वो लेफ्ट एक्सेला की तरफ पॉइंटिंग करे। और हैंड की ये पोजीशन स्पेसिफिकली जो एपिकल इम्पल्स और वेंट्रिकुलर इम्पल्सिस के लिए ये किया जाता है। इसके साथ आपने पल्पेट करना है मिट्रल को, पल्मोनरी को, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरियाज को, एपिकल इम्पल्स को कि कहीं कोई थ्रिल तो नहीं प्रेजेंट। थ्रिल जो है वो एक पल्पेबल वाइब्रेशंस होती हैं विच इंडिकेट द लाउड मर्मर्स। और इसके साथ साथ आपने पल्पेट करना है कैरोटिड पल्स को भी। अब यहाँ पर कार्डियक पल्सेशन की साइड्स गिवन है कि आपने किस एरिया ऑन द चेस्ट को आपने पल्पेट करना है और हार्ट पल्सेशंस या फिर थ्रिल्स को असेस करना है, जिसमें फर्स्ट है आयोटिक एरिया। और इसकी लोकेशन जो है वो स्टर्नम के बिल्कुल साथ ही, मींस राइट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम और एट द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस at the right side. This is the first and this one is the right second intercostal space. So इस जगह को आपने पल्पेट करना है। aortic पल्सेशन को आपने असेस करना है, कहीं कोई थ्रिल्स वगैरह तो नहीं प्रेजेंट। सो दिस में इंडिकेट्स द aortic stenosis. देन है पल्मोनिक एरिया, और ये भी स्टर्नल बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, बट एट द लेफ्ट साइड और एट द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ द लेफ्ट। और यहाँ आपने पल्मोनरी आर्टरी की पल्सेशन चेक करनी है, पल्मोनरी हाइपरटेंशंस के साइंस को नोट करना है। देन द थर्ड वन इज़ द वेंट्रिकुलर एरिया, और इसकी लोकेशन भी लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर के साथ ही है, एट द थर्ड टू फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में। इस लोकेशन पर आपने राइट वेंट्रिकुलर एरिया मींस राइट वेंट्रिकुलर को असेस करना है। देन है लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरिया, जिसको एपिकल एरिया भी कहते हैं, और इसकी लोकेशन जो है वो मिड क्लेविकुलर लाइन के बिल्कुल नीचे आना है, एट द फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में। और इसी पॉइंट पर आपने एपिकल इम्पल्स को असेस करना है, विच इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स PMI। एंड द लास्ट वन इज़ द एपिगैस्ट्रिक एरिया या फिर सब जिफॉइड एरिया, और इसकी लोकेशन जो है वो जिफॉइड प्रोसेस के बिल्कुल नीचे है, जहां आपने एब्डोमिनल aortic पल्सेशन को असेस करना है। सो ऑल दीज आर द साइट्स ऑफ द पल्पेशन। यहाँ पर भी आपको हैंड की पोजीशन बताई गई है कि आपने राइट हैंड की हील को लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नल बॉर्डर पे रखना है, इस तरह से कि जो आपके फिंगर्स है दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड द लेफ्ट एक्सिला। और यहाँ एपिकल पल्स की लोकेशन का बताया एट द मिड क्लेविकुलर लाइन और एट द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जहां आपने एपिकल पल्स को असेस करना है। अगर तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई मींस क्लेविकल के इस साइड पर या इस साइड पर, सो इट मींस के हाइपरट्रॉफी हुई है, एंड द डिस्प्लेसमेंट सजेस्ट द कार्डियोमेगाले। नाउ द थर्ड टेक्निक इज परकशन, जो कि बहुत रेयरली यूज़ होता है और ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं है। और अब जो कि मॉडर्न प्रैक्टिसेस का यूज़ हो रहा है लाइक एक्सरे और ECG, जो कि हार्ट की मेजरमेंट की बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती है। सो रूटीन कार्डियक असेसमेंट में
अब जो है एक्सरे और ईसीजी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और परकशन को मेनली यूज़ किया जाता है लंग्स की एग्जामिनेशन में, नॉट द हार्ट। हाँ, अगर एग्जामिनर जो है वो लंग्स पर परकशन करे, अगर तो रेजोनेंट साउंड आए जो कि सजेस्ट करता है ईयर फिल लंग्स को, एंड देन इंसिडेंटली अगर उसे डलनेस साउंड प्रोड्यूस हो, सो ये रफली आइडेंटिफिकेशन है द एरिया ऑफ द हार्ट जस्ट बीनीथ द लंग्स, ठीक है। और परकशन के लिए बेस्ट पोजीशन क्या है? अपराइट पोजीशन, के पेशेंट को बिल्कुल सीधा बिठा दिया जाए। इवन बच्चों को भी सीधा कर देते हैं इन अपराइट पोजीशन। इससे क्या होता है, जो लंग्स है और हार्ट अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पर आ जाते हैं और इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। बट आजकल जो है इमेजिंग टेक्निक्स का यूज़ होता है और परकशन का जो यूज़ है और वैल्यू बहुत ही लिमिटेड है इन कार्डियो असेसमेंट में। द फोर्थ वन टेक्निक इज़ द ऑस्कल्टेशन, जिसमें आपने ऑब्वियसली स्टेथोस्कोप का यूज़ करना है एंड वियर टू लिसन। यहाँ पे आपको कुछ लोकेशन दी हुई है मिट्रल एरिया की, ट्राइकैस्पिड, अयोटिक और पल्मोनरी एरिया की, और ये सारी लोकेशन आपने मस्ट लर्न करनी है। जिसमें फर्स्ट है अयोटिक और इसकी लोकेशन जो है वो सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस, बिल्कुल स्टर्नल बॉर्डर के साथ ही एट द राइट साइड। और इसी लोकेशन पर the aortic valve sounds are best heard. Then the second one is the pulmonary और इसकी लोकेशन जो है वो sternum के लेफ्ट साइड पर है, as you can see here at the second left intercostal space, and this is the best spot to hear the pulmonary valve। और यहाँ इस लोकेशन पर S2 साउंड्स भी लाउडर होती है। इसके अलावा आपने असेस करना होता है कहीं पल्मोनरी स्टेनोसिस तो नहीं प्रेजेंट, या फिर pulmonary hypertension murmurs। देन द थर्ड वन इज द ट्राइकस्पिड एरिया, जो कि नीचे स्टर्नल बॉर्डर के लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है एट द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, एंड दिस इज द बेस्ट प्लेस टू हेयर द ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ S1 साउंड जो है वो यूजुअली लाउडर होती है। इसके अलावा आपने स्टेनोसिस या फिर रिगर्गडेशन एंड ट्राइकस्पिड आपको नोट करना है। देन द फोर्थ वन इज द मिट्रल, जो कि मिड क्लेविकुलर लाइन के साथ बिल्कुल प्रेजेंट होती है ये लोकेशन एट द फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, बिल्कुल एट द एपिक्स ऑफ द हार्ट, एंड दिस लोकेशन इज बेस्ट फॉर द मिट्रल वाल्व साउंड। और इसी लोकेशन पर आपको एपिकल इम्पल्स भी फील होती है। सो इसी तरह आपने इन ऑस्कल्टेशन पॉइंट्स को याद रखना है। और इसके लिए एक नमूनिक भी है, ऑल पेशेंट्स टेक मैथ्स, या इसके अलावा ऑल पीपल ट्राई मनी, जो आपको इजी लगे। बट इन हार्ट के लोकेशन को आपने मस्ट याद रखना है। नाउ द क्वेश्चन अराइज हियर इज हाउ टू लिसन। ऑस्कल्टेशन आपने करनी कैसे है? सबसे पहले तो वही बात, एक क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि जनरली जो हार्ट की साउंड्स होती हैं वो लो पिच्ड या फिर लो फ्रिक्वेंसी की होती हैं एंड समटाइम्स इज डिफिकल्ट टू हर्ड। सो क्वाइट एनवायरनमेंट का होना मस्ट है कि आप हर एक साउंड को इजीली डिटेक्ट कर सकें। इसके अलावा पेशेंट की पोजीशन या तो सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए, या तो पेशेंट को लिटा दें और जो बेड का हेड है वो अबाउट 30 टू 45 डिग्री एंगल पर उसे रखें, मीन्स सेमी फोल्डर्स पोजीशन। इसके अलावा जो चेस्ट की वो एरिया जो आप ऑस्कल्टेट कर रहे हैं उस एरिया को एक्सपोज कर दें। देन आपने करनी है सिस्टेमिक ऑस्कल्टेशन। सिस्टेमिक ऑस्कल्टेशन मीन्स कि आपने बेस टू एपिक्स जाना है, देन उसके बाद एपिक्स टू बेस, मीन्स टॉप टू बॉटम, लाइक पहले एओर्टिक, देन पल्मोनरी, देन ट्राइकस्पिड एंड द लास्ट वन इज द मिट्रल। एपिक्स मीन्स एट द बॉटम ऑफ हार्ट, जहाँ एपिकल इम्पल्स भी फील होती है, एंड देन आपने बॉटम टू टॉप पे जाना है कि आपसे कोई भी साउंड या फिर कोई भी एबनॉर्मलिटी आपसे मिसिंग नहीं हो। इसके साथ साथ आपने रेट और रिदम ऑफ द बीट को नोट करना है और आपने हार्ट की फर्स्ट साउंड को कंसंट्रेट करना है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी टाइमिंग्स, उसकी वेरिएशंस, उसको फोकस करना है। और S1 साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब सिस्टोल स्टार्ट हो। और सिस्टोल कब स्टार्ट होता है? जब मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं। सो उसको आपने कंसंट्रेट करना है। देन उसके बाद आती है
हार्ट की सेकंड साउंड मीन्स द एंड ऑफ सिस्टोल, और ये साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब अयोटिक और पल्मोनरी वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। सो S2 साउंड्स की भी आपने इंटेंसिटी, वेरिएशंस और टाइमिंग्स को आपने फोकस करना है। इसके अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा साउंड प्रेजेंट हो, S3, S4 या कोई मरमर साउंड, सो उसको भी आपने असेस करते जाना है। और जो S1 और S2 साउंड्स है हार्ट के, उसके लिए आपने स्टेथोस्कोप का डायफ्राम यूज़ करना है, बिकॉज दे आर द हाई पिच साउंड्स। लो पिच साउंड के लिए लाइक S3 and S4, सो उसके लिए आपने बेल का यूज़ करना है। अब आते हैं हार्ट की फर्स्ट साउंड पर, विच साउंड्स लाइक अ लब, और ये कब प्रोड्यूस्ड होती है? जब क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, जब AV वाल्व्स, जिसमें एक आती है ट्राइकस्पिड वाल्व एंड द सेकंड वन इज द मिट्रल वाल्व्स, क्लोज हो जाती है। ट्राइकस्पिड वाल्व जो बिटवीन द राइट एट्रियम और द राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है और ब्लड को बैक फ्लो मूवमेंट से प्रिवेंट करती है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो। इसी तरह मिट्रल वाल्व भी है जो कि बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम और द लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है और ब्लड को बैक फ्लो मूवमेंट से प्रिवेंट करती हैं जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो। एंड दिस EV valves closes at the start of the systole, और इसी valves के क्लोजिंग के साथ जो साउंड प्रोड्यूस होती है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज S1 और लब। और ये साउंड जो है वो हाई पिच्ड होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और हाई पिच साउंड को हम डायफ्राम से डिटेक्ट करते हैं। और इस साउंड की सुनने की बेस्ट लोकेशन की तरह एट द एपिक्स मीन्स जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, एट द मिड क्लेविकुलर लाइन, या फिर जो मिट्रल एरिया है वहाँ पर, या फिर लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर जो कि ट्राइकस्पिड एरिया है। अब इसी S1 साउंड को, जो हार्ट की फर्स्ट साउंड है, इसको हार्ट के सेकंड साउंड के साथ कंपेयर करें, सो इट टेंड्स टू बी मोर लो पिच्ड, और इसके अलावा S1 की ड्यूरेशन भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द S2। आई रिपीट अगेन दिस थिंग कि S1 जो है वो बजाते खुद एक हाई पिच्ड है, बट अगर हम इसे S2 के साथ कंपेयर करें तो देन S1 जो है फिर लो पिच्ड है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन गिवन है जिसकी वजह से S1 डिक्रीज्ड हो सकता है। मीन्स जो फर्स्ट हार्ट की साउंड है वो स्लो हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, या फिर लो पिच्ड हो सकती है, जिसमें पहला रीज़न है स्लोड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, या तो उसका रेट या फिर वॉल्यूम की वजह से। मीन्स जब वेंट्रिकल जो है वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर वो लेस ब्लड को इजेक्ट करे। अब अगर वेंट्रिकल्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं या फिर स्लोली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये AV वाल्व्स जो ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व्स हैं, ये फोर्सफुली क्लोज नहीं होंगे। सो जब फोर्सफुली क्लोज ही नहीं होंगे तो फिर S1 साउंड जो है वो सॉफ्ट होंगी। दूसरा रीज़न है मिट्रल इंसफिशेंसी। मीन्स जो मिट्रल वाल्व है बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रही है। जब वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ब्लड क्या करेगा? बैकफ्लो, मीन्स मिट्रल रिगरगिडेशन होगी। सो एक ये भी रीज़न है कि S1 साउंड इसकी वजह से भी डिक्रीज या फिर सॉफ्ट हो सकता है। देन थर्ड रीज़न है इंक्रीज चेस्ट वॉल थिकनेस। मीन्स अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीस हो या फिर चेस्ट के जो मसल्स है वो बहुत थिक हो, सो एक ये भी रीज़न है कि स्टेप में फिर S1 साउंड सॉफ्ट सुनाई देती है। देन फोर्थ वन रीज़न इज शॉक। मीन्स जब हार्ट प्रॉपरली पंपिंग नहीं कर पा रहा हो, वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो वीक हो, और इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट भी लो हो जाता है। सो ये भी एक रीज़न है S1 साउंड के डिक्रीज का। अदर वन इज़ द अयोटिक इंसफिशेंसी। मीन्स जो अयोटिक वाल्व्स है जो कि बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द अयोटा प्रेजेंट है, वो अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हो, क्लोज फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहे हो, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो का बैकवर्ड मूवमेंट होगी। मीन्स अयोटा से वापस ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, जिसको अयोटिक रिगरगिडेशन भी कहते हैं। सो एक ये भी रीज़न है S1 की डिक्रीज्ड का या फिर सॉफ्टनेस का। एंड द लास्ट वन इज द फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक।
इसमें क्या होता है, जो हार्ट की कंडक्शन सिस्टम है उसमें डिले आ जाता है। फॉर एग्जांपल, ये हार्ट सा मैंने बना दिया रफली, और ये है इसके 4 चैम्बर्स। प्राइमरी जो कंडक्शन है वो कहाँ से होती है, ऐसे नोड से। फिर ये अपनी इम्पल्स को ट्रांसफर करता है एट्रिया में, तो तब जाके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे नोड से इम्पल्स ट्रांसमिट होती है टुवर्ड्स द एवी नोड्स, जो कि एट द मिड ऑफ द एट्रियम एंड वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। एवी नोड, एवी मीन्स एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। फिर उसके बाद ये इम्पल्स ट्रांसमिट होती है बंडल ऑफिस में एंड देन परकंजी फाइबर्स में, एंड तब जाकर होती है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में क्या होता है, प्राइमरी कंडक्शन तो ठीक होती है, ऐसे नोड जो है वो इम्पल्स जनरेट करता है प्रॉपरली, बट मसला आ जाता है एवी नोड्स में, वो उसे देर से रिसीव करता है, मीन्स डिले हो जाता है कंडक्शन में। सो सेकेंडरी कंडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ऐसे कि कंडक्शन में डिले हो जाता है, और इस डिले की वजह से ये एवी वेल्व्स वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही क्लोज होना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई भी बीट मिस नहीं होती बट डिलेड होती है, मीन्स एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, बट मसला कहाँ होता है कि ईवी नोड्स में, कि ये इम्पल्स को लेट रिसीव करता है, और वी कैन से स्लोली रिसीव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेंट्रिकल्स अभी प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुए, लेकिन इन वेल्व्स ने बंद होना शुरू कर भी दिया होता है। सो एक ये भी रीज़न है कि S1 साउंड जो है वो डिक्रीज हो सकता है, सॉफ्ट हो सकती है। अब S1 साउंड किस कंडीशन में इंक्रीज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो नॉर्मल से ज़्यादा सुनाई देती है, जिसमें फर्स्ट है इंक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट। अगर तो वीनस रिटर्न ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्लड एट्रियम में आएगा, एंड देन मोर अमाउंट ऑफ द ब्लड इज फ्लोज टूवर्ड्स द वेंट्रिकल, और फिर हार्ट भी ज़्यादा ब्लड को आगे पंप करेगा विद मोर फोर्सफुली, जिसकी वजह से ये जो एवी वेल्व्स है वो भी स्ट्रांगली क्लोज होंगे, जिसकी वजह से S1 साउंड भी इंक्रीज्ड होगी। इसके अलावा दूसरा रीज़न है, अगर ईवी वेल्व्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, मीन्स जब ब्लड रैपिडली मूव करेगा फ्रॉम द एट्रियम से टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, एंड दिस कंडीशन इज सीन इन एक्वायर्ड मिट्रल स्टेनोसिस। अब एक्वायर्ड मिट्रल स्टेनोसिस क्या चीज़ है? दिस इज़ अ वाल्वुलर डिजीज, जिसमें ये जो बाइकैस्पिड वाल्व होता है इसकी स्टेनोसिस हो जाती है, मीन्स वो नैरो हो जाते हैं, और इसमें जो वाल्व्स होते हैं वो प्रॉपर अपना वर्क नहीं करते, और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये वाल्व्स क्लोज भी टाइटली नहीं होते, जिसकी वजह से रिगरगेटेशन के चांसेस होती है, मीन्स ब्लड का बैकअप फ्लो हो सकता है। ये वाल्व्स प्रेजेंट क्यों होते हैं? कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव कराएं। तो अगर ये वाल्व्स ही प्रॉपरली काम ना करें, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाल्व्स टाइटली क्लोज नहीं होंगे, और जब ये क्लोज नहीं होंगे तो ब्लड का बैकअप फ्लो हो सकता है। अब अगर बात करें S1 साउंड की, कि वो एक्वायर्ड मिट्रल स्टेनोसिस में ही इंक्रीज हो सकता है, और वो भी इन अर्ली स्टेज ही इंक्रीज होगा। एक्वायर्ड मीन्स कैल्सिफिकेशन, मीन्स एज के साथ हो सकता है, रोमैटिक फीवर, या फिर एंडोकार्डाइटिस, मीन्स वेल्व्स की इन्फेक्शन, या फिर ऑटो इम्यून कंडीशन। सो इन डिजीजेस के अर्ली स्टेज में S1 साउंड इंक्रीज हो सकता है। और क्यों होगी? जब इनिशियली इसी मिट्रल वाल्व में कोई मसला आ जाता है, वो नैरो हो जाती है या वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होती, तो जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी होगा तो थोड़े से ब्लड का बैकअप फ्लो भी हो सकता है। देन एक टाइम में ज़्यादा अमाउंट ऑफ द ब्लड जो है वेंट्रिकल में कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि एट्रियम में तो ब्लड आ रहा है लंग से, उसने तो वो ब्लड आगे की तरफ पुश करना ही है टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सम अमाउंट ऑफ द ब्लड उसका बैकअप होगा, तो एक तो एटीएम का अपना ब्लड प्लस उसके साथ जो ब्लड का बैकअप हुआ है, एटीएम ने उसको भी कंट्रैक्ट करना है, मींस वेंट्रिकल की तरफ पुश करना है। सो एक टाइम में ये वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशर इन वेल्व्स पर भी पड़ता है। देन ये वॉल्व्स जो है वो एब्रप्टली क्लोज होते हैं,
मीन्स फोर्सफुली क्लोज हो जाते हैं। सो इस कंडीशन में S1 साउंड इंक्रीज हो सकता है और ज़्यादातर जो है S1 साउंड एट द अर्ली स्टेज ऑफ द एक्वायर्ड मिट्रल स्टेनोसिस में इंक्रीज होता है। लेटर स्टेजेस में फिर ये S1 साउंड भी सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि वेल्व्स की नर्विंग हो जाती है, वो कम ओपन होता है, स्टिफनेस हो जाती है वाल्व्स की और फिर क्लॉक प्रॉपरली क्लोज भी नहीं होता। सेम इसी तरह कॉन्जेनिटली भी मीन्स अगर बर्थ टाइम से ही मिट्रल स्टेनोसिस हो तो तब भी S1 साउंड जो है वो सॉफ्ट होगी क्योंकि बाय बर्थ उसकी जो वेल्व्स होती है वो थिक होती है, स्टिफ होती है और इमोबाइल होती है। तो अगर वो प्रॉपरली ओपन नहीं होंगी सो इसी तरह वो फोर्सफुली क्लोज भी नहीं होंगी जिसकी वजह से S1 साउंड जो है वो सॉफ्ट होती है। कॉन्जेनिटली कभी भी S1 साउंड इंक्रीज नहीं होती, सॉफ्ट होती है। अब है सेकंड हार्ट साउंड विच साउंड्स लाइक अ डब। और ये कब प्रोड्यूस होती है? जब अयोटिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोज होते हैं और ये होता है सिस्टोल के एंड में एंड इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द डायस्टोल। इसके अलावा अगर S2 को हम S1 के साथ कंपेयर करें सो S2 इज हाई पिच साउंड देन S1 और इसको एट द बेस ऑफ द हार्ट पर अच्छे से सुना जा सकता है। मीन्स जहाँ ग्रेट वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उसके करीब अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी। इस वजह से हार्ट के बेस पर मीन्स टॉप पर S2 साउंड लाउडर होती है और एपिक्स पर मीन्स बॉटम पर S2 साउंड सॉफ्टर होती है। एपिक्स पर मिट्रल वाल्व प्रेजेंट होती है सो इस वजह से वहाँ पर S1 साउंड वो लाउडर होती है। बस आपने इतना याद रखना है कि बेस पर मीन्स टॉप पर S2 साउंड लाउडर होती है और एट द एपिक्स मीन्स बॉटम पर S1 साउंड लाउडर होती है। देन S2 के दो कंपोनेंट्स है E2 एंड P2। मीन्स जब अयोटिक वाल्व का क्लोजर होता है एक वो साउंड और दूसरा पल्मोनरी। देन S2 साउंड इज बेस्ट हर्ड एट द सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस मीन्स जहाँ पल्मोनरी एरिया है। इसके अलावा S2 जो है वो हाई पिच्ड है देन S1 से और जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच साउंड्स होती हैं उसको हम स्टेथोस्कोप के डायफ्राम से सुनते हैं। अब आते हैं S2 की स्प्लिटिंग पर। जिस तरह से मैंने बताया कि S2 के दो कंपोनेंट्स हैं, एक A2 दूसरा P2। इसी तरह S2 की ये जो डब साउंड है ये भी दो हिस्सों में सुनाई देती है और ये ऐसे कि जो अयोटिक वाल्व है वो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पहले पल्मोनरी वाल्व से पहले क्लोज होती है अयोटिक। और अयोटिक पहले क्यों क्लोज होती है? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द इम्पिडेंस। इम्पिडेंस मीन्स रेजिस्टेंस क्योंकि अयोटा के थ्रू ब्लड जाता है इन अ सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मीन्स पूरे जिस्म तक खून जाता है। सो इस वजह से रेजिस्टेंस भी वहाँ ज़्यादा होती है। सो इस वजह से A2 जो वाल्व है वो थोड़ा सा पहले बंद हो जाता है। अब अगर बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन की तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जस्ट लंग में ही जाता है तो मतलब रेजिस्टेंस भी कम होगी। सो इस वजह से पल्मोनरी वाल्व जो है वो अयोटिक की थोड़ी देर बाद क्लोज होते हैं।